नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, एडिटोरियल आज करंट अफेयर्स के बाद आ रहा है। रीज़न ये है दोस्तों कि सुबह जब उठा तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। कल रात सोते सोते काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स जल्दी अपलोड हो जाएगा, जल्दी आपको अपलोड कर दी। सुबह एक वीडियो, आपकी तैयारी, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, और अब आपके लिए एडिटोरियल आ रहा है। अभी यहाँ पे एडिटोरियल में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ, और ये तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है द लॉ ऑफ सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इस आर्टिकल में लॉ ऑफ सेडिशन के जो फाइनल लीगल न्यूएंसेस है ना, उनको आइडेंटिफाई किया है पीडीटी आचार्य जी ने। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के। सेक्शन 124 ए की भाषा को इन्होंने डेसिफर करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार से इन्होंने भाषा को डेसिफर किया है वही मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा एनालिटिकल आर्टिकल है, बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, काफी अच्छे इंसाइट्स हैं। फिर अगला आर्टिकल है रीओपन द फाइल्स, रिकंसीडर प्राइवेटाइजेशन। अब आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल लिखा किसने। अजय शंकर साहब ने लिखा है, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब इस प्रकार के इंडिविजुअल्स जब आर्टिकल लिखते हैं ना, तो एक्चुअली में सरकार किस प्रकार से सोचती है उसके बारे में ये लोग लिखते हैं। तो काफी अच्छे पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल में भी लिखेंगे। तो मैं ये बोलूंगा जो पहले 2 आर्टिकल्स है ना, ये आज के बेस्ट आर्टिकल्स हैं, और ये दोनों मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा आर्टिकल सेडिशन केस, आयशा सुल्ताना, इनके बारे में काफी बात कर चुके हैं, कुछ भी यहाँ पे नया देखिए नहीं है, इसलिए अलग से मैं इसको डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आयशा सुल्ताना के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, और उसके बाद द हिंदू में और करंट अफेयर्स में भी इनके बारे में बातचीत हो चुकी है, तो अब बार बार बात करने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो है वार ऑफ वर्ड्स। ये जो रविशंकर प्रसाद साहब के साथ हुआ कि उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ और फिर 1 घंटे में रीइंस्टेट हो गया। अब जब ब्लॉक हुआ और 1 घंटे में रीइंस्टेट हो गया, डीएमसीए के अंदर उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया था, और कोई एक वीडियो का सॉन्ग था जिसको हटा दिया गया, जिसके चलते उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। अकाउंट ब्लॉक करने की डीएमसीए नोटिस किसने फाइल किया था? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री ने। और इस प्रकार का एक इंस्टेंस यहाँ पे शशि थरूर साहब के साथ भी हो चुका है, तो शशि थरूर साहब के भी स्टेटमेंट्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बताई गई हैं ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की। ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग जुरिडिक्शन में काम करते हैं, तो यूएस, यूके, इंडिया, हर जगह के लोकल लॉज को इनको फॉलो करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉपीराइट को इनको फॉलो करना है। तो इनके पास बहुत अलग अलग जगहों के जुरिडिक्शन के नोटिस को इनको फॉलो करना पड़ता है। अब उसमें हुआ ये कि इन्होंने इंडिया के एक नोटिस को वायलेट कर दिया। अब जब नोटिस को इन्होंने वायलेट किया, तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी काफी सुनाने लगे, ट्विटर को उल्टे सीधे ट्वीट मारने लगे, जबकि एक्चुअली में रविशंकर प्रसाद जी को नियम कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए था। अगर ट्विटर के खिलाफ कुछ करना था तो रूल्स के अकॉर्डिंगली करना था। तो उसके बारे में यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया गया है, इस व्यू पॉइंट को हम देखेंगे। फिर दूसरे पेज पे भी कुछ आर्टिकल्स हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के जस्ट बाद आपके लिए लाके दूसरे पेज के आर्टिकल्स कंप्लीट कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 आर्टिकल्स में ठीक ठाक समय लगने वाला है, और चूंकि ये 3 आर्टिकल्स आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी के लिए केवल इन 3 आर्टिकल्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। अब ज्वाइन बटन की बात आई तो मैं अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेता हूं। कौन कौन से चैनल मेंबर्स आज आए हैं एज अ मेंबर? तो एस जेड, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, बट एस जेड ने हमको ज्वाइन किया है। फिर अरुण सैनी ने हमको ज्वाइन किया है। प्रत्युष दास ने हमको ज्वाइन किया है। विशाल झा ने हमको ज्वाइन किया है। हरप्रीत गिल ने हमको ज्वाइन किया है। नीरा चौहान ने हमको ज्वाइन किया है। तो काफी सारे ज्वाइन फॉलोअर्स रोज आ रहे हैं। नीरा चौहान, हरप्रीत, विशाल, प्रत्युष, अरुण एंड एस जेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइस। डेली की बेसिस पे आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हो। अपने व्यू पॉइंट्स भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जो सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगेगा, मैं उसको पिन करने की कोशिश करूंगा। वंस अगेन थैंक यू। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन पे। आगे बढ़ने से पहले इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं रेगुलरली उनको भेजते रहिए। समय लगने पे, जब भी मुझे जैसे भी समय लगेगा, मैं आपके उन डाउट्स को एक वीडियो के थ्रू बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कल 2 वीडियोस बना रखी हैं। एक वीडियो है टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेके, कभी अगर आप सरकारी में या किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो तो किस प्रकार की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती है। और कभी एक इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात ना सुन रहे हो। तो ये 2 वीडियोस बनी हुई, आप चाहो तो देख सकते हो। वे ऑफ लाइफ की सीरीज में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ डेली मर्रा से रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में भी आपको सिखाऊं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है या जो भी मैं चारों तरफ देखता हूँ। और ये जो वीडियोस है, ये मैं आपके सवालों से टेकअप करता हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल पेंडिंग है,
जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि देखिए आप भी मेरी प्रॉब्लम्स को समझिए, काफ़ी सारा कंटेंट रहता है मेरे पास बनाने के लिए। मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस चेक करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं उन पे मैं वीडियोस बना देता हूँ। आपका नहीं आ पा रहा तो दिल छोटा मत करिए, ये वीडियोस मैं सबके लिए बना रहा हूँ। किसी एक इंडिविजुअल के मैंने मैसेजेस को टेकअप करके वीडियो बनाई तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए, मेरी वीडियो सबके लिए होती हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो अगर आपका मैसेज टेकअप नहीं हो पा रहा है, बुरा मत मानिएगा, दिल छोटा मत करिएगा। जो भी आपके मैसेजेस हैं, डाउट्स हैं, पढ़ाई के समय पे बहुत आते हैं, आप पूछते जाइए, समय के अनुसार मैं उनको टेकअप करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रीओपन द फाइल्स, रिकंसीडर प्राइवेटाइजेशन। कहने का मतलब ये कि प्राइवेटाइजेशन को रिकंसीडर करिए। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के समय पे प्राइवेटाइजेशन काम का है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को भी आपको एक हिसाब से करना है, एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत करना है। शुरुआत कैसी हो रही है? जब 1991 में हमारे यहाँ पे रिफॉर्म शुरू हुए तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा एजेंडा था। ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, जिनको आजादी के बाद टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया माना गया था, शुरुआत में तो इन्होंने काफी फायदा करवाया, बाद में इन्होंने बंटाधार करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके एम्प्लॉयज काम करते नहीं थे। ये जो पीएसयूज थी वो बहुत ज्यादा हाईली अनकॉम्पिटिटिव हो गई, लॉस में जाने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको बोला कि भाई इनको प्राइवेटाइज करो। वॉशिंगटन कंसेंसस के कोर पे भी आप कह सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन था। अब आप बोलोगे सर कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है? वही कंसेंसस जिसके थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट समझा जाता है। हालांकि मैंने आपको अपनी रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की सीरीज में पढ़ाया भी है कि अगर आप ये सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा एफिशिएंट होता है, तो सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस यूएसए की याद कर लेना। 2008 की जो सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी ना, कि एक ही पेपर के बेसिस पे 10-15 जो घर हैं उसके लिए लोन उठा रहे हैं लोग और खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर हमेशा एफिशिएंट तरीके से काम करे ये जरूरी नहीं है। वहीं पे अगर आप चाइना में चले जाओगे तो वहां पे जो उनकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया में ग्राउंड रियलिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये हमेशा प्राइवेटाइजेशन के आड़े आ गई रास्ते में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जब भी अनकॉम्पिटिटिव हुई, जब भी उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड और चीजें प्रॉब्लमेटिक होने लगी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, यानी कि बीजेपी की जो सरकार 2000 में आई थी, जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पे भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई थी, बट पॉलिटिकल बैकलैश आया था। यूपीए की रिजाइम के समय पे, कांग्रेस के समय पे कभी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया। रीजन मीन प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा एंटी पीपल समझा जाता है, बहुत ज्यादा एंटी एम्प्लॉय समझा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस के रिस्पेक्ट में एक बात आपको बताता हूं। बीजेपी पार्टी को हमेशा एंटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझा गया है और कांग्रेस पार्टी को हमेशा पोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब प्रो गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझा गया है। मतलब कि अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ज्यादातर केसेस में ये चाहता है कि कांग्रेस की सरकार रहे, बीजेपी की सरकार ना रहे। चाहे वो केंद्र सरकार का गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो किसी पीएसयू का हो। केंद्र सरकार वालों को पता है कि जब भी उनका पे कमीशन आएगा, ओके, तो कांग्रेस की सरकार के समय पे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और बीजेपी की सरकार के समय पे हमेशा कम बेनिफिट्स मिलते हैं, हमेशा सैलरी कम बढ़ती है। तो बीजेपी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फेवर में एक जनरल ट्रेंड है नहीं समझा जाता है, कांग्रेस को समझा जाता है। अब इस रिस्पेक्ट में मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आप समझिए। पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, बट बीजेपी सरकार ने कोशिश की थी, वाजपेयी जी के अंदर भी और अब मोदी जी के अंदर भी। हालांकि मोदी जी के जो पहले 6 साल हैं उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन को बहुत तेजी से यहाँ पे परस्यू करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए प्रेसिडेंट मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ये तो देखिए होगा ही, जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, जो बहुत ज्यादा लोगों की नौकरी पे बात डाल सकता है, उसको क्रिटिसाइज तो देखिए किया ही जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो अगर प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज, यहां पे बात यह है कि एक कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बहुत सारे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस भी होते हैं। यहां पे हमको प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलना है, ना कि आइडियोलॉजी के साथ। कैसी आइडियोलॉजी? कि भाई प्राइवेट कंपनी है तो अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर पब्लिक सेक्टर में है, सरकारी है, तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अगर आप ये सोचते हो तो ये सोच आपकी गलत है। अगर आप प्रैग्मेटिक अप्रोच देखना चाहते हैं तो चाइना को देखिए। चाइना ने अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को क्या जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें से चाइना की 124 कंपनी है। इन 124 कंपनियों में से 91 कंपनी सरकारी हैं। तो सरकारी कंपनी चाइना में इतना ऊपर चल रही हैं, तो इसका मतलब यह कह देना कि भैया प्राइवेट सेक्टर हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है और सरकारी कंपनी हमेशा बेड़ा गर्क करेंगी, ये कहना बिल्कुल गलत है।
जिस प्रकार से चाइना ने अपने पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया है। इंडिया में क्या है कि हमारे पब्लिक सेक्टर को संभालने में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी की रियलिटीज आ जाती हैं वो परेशान करती हैं। अभी चाइना में क्या है कि चाइना की सरकार के अगेंस्ट ज्यादा वहां पे लोग बोल नहीं सकते, और इंडिया में अगर आप किसी पीएसयू को बंद करने पे जाओगे तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो धरना प्रदर्शन करने लगेंगे, खड़े हो जाएंगे, बिल्डिंगें जलाने लगेंगे, नन्हे 10 अलग अलग प्रकार के काम करने लगेंगे। बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, हम इन एम्प्लॉयज की सैलरी को बचा के रहेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम आ जाती है। चाइना की सरकार समझा दो, कुछ बोलोगे तो उड़ा देंगे, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। With profitable public enterprises, the government can continue to reduce its shareholdings by offloading shares and even reducing its stakes to less than 15% while remaining the promoter and being in control. क्या बोला जा रहा है? देखिए, ऑथर का ये बोलना है कि जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अगर प्राइवेटाइज कर दो तो वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनके मैनेजमेंट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार अपने स्टेक्स को कम कर सकती है। कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रेजुअल डिसइन्वेस्टमेंट। कंपनी को स्ट्रॉन्ग करके डिसइन्वेस्टमेंट करोगे और तब उसके शेयर बेचोगे तो ज्यादा पैसा आएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड या बीएचईएल, अब ये लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो सरकार सोच रही कि क्या यार हमारे सर पे बवाल है, एक काम करो इनके शेयर्स को बेचो प्राइवेट सेक्टर को। तो इनके एम्प्लॉयज चिल्लाने लगे बीएचईएल की, सीआईएल की, कि नहीं भाई हमको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब अगर यहाँ पे सीआईएल और बीएचईएल जैसी कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग होती, जबरदस्त प्रॉफिट बना रही होती, तो ऐसे समय पे सरकार अगर इनके शेयर्स को बेचती तो वो शेयर्स महंगे बिकते, तो सरकार के पास भी ज्यादा पैसे आते। तो अगर पब्लिक सेक्टर बहुत नुकसान में जा रही तो उसको बेच के भी सरकार के पास ज्यादा पैसे आने वाले हैं नहीं। तो क्या बोला जा रहा है, इन करेक्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस assets sales should not be classified as revenue income for computing the fiscal deficit. In parallel, managements may be given longer and stabler tenure, greater flexibility to achieve outcomes and more confidence to take well considered commercial risk. इंडिया में क्या होता है कि देखिए, हम लोग की कोशिश क्या रहती है, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें ताकि ये मूडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी एजेंसीज हैं ये हमारे बॉन्ड मार्केट को अच्छी रेटिंग दें। अब हमारे बॉन्ड मार्केट की रेटिंग हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करेगी, और हमारी इकोनॉमी हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनीज पे डिपेंड करेगी, और हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनीज में हमारी सरकारी कंपनी भी है, और ये सरकारी कंपनी कभी कभी घाटे में चली जाती है। घाटे में जाने की वजह अनसाउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, अनसाउंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, और ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये सरकारी कंपनी कई साल से काम कर रही है, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो पिछले इतने सालों के काम में कहीं ना कहीं इनके काम करने के तरीके में गड़बड़ है, तभी ये घाटे में जा रही है। तो एकदम से सरकार के लिए इनको सही करना ठीक नहीं हो पाता, तो सरकार इनको बेचना चाहती है और बेच के अपनी फिजिकल डेफिसिट कम करना चाहती है। सरकार सोचती है कि कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, ये सरकारी कंपनी को खरीद लेगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारी प्राइवेट कंपनीज के पास लिमिटेड कैपेसिटी है इन सरकारी कंपनीज को खरीदने की। पहला देखिए, द नंबर ऑफ इंडियन प्राइवेट फर्म्स विच कैन बाई आउट पब्लिक सेक्टर फर्म्स आर वेरी फ्यू। मतलब ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्राइसेस इंडिया में जो सच में इतनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के स्टेक्स खरीद लें, ऐसे बहुत कम है। अभी कोल इंडिया लिमिटेड के जब स्टेक्स का डाइवेस्टमेंट हुआ तो एलआईसी ने शेयर खरीदा। अब एलआईसी भी सरकारी कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड भी सरकारी कंपनी, तो सरकारी कंपनी ही सरकारी कंपनी की शेयर खरीद रही, ये कौन सी बात हुई भाई। आप तो उसके शेयर इसलिए बेच रहे हो ना ताकि आप उसको और प्रॉफिटेबल कर सको, उसका मैनेजमेंट और अच्छा कर लो। आप सिर्फ इसलिए सरकारी कंपनी की शेयर भेज दो कि सरकार को पैसा मिल जाए और वो पैसा वेलफेयर स्कीम में लग जाए, ये सही नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजन लेने हैं। और फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजन क्या होते हैं कि आप के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जब आप किसी सरकारी कंपनी को किसी भी को भी बेच रहे हो, चाहे दूसरी सरकारी को बेच रहे हो चाहे प्राइवेट को बेच रहे हो, वो बेचना उस कंपनी की काम करने के तरीके को इंप्रूव करे, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करे। इंडिया में अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज भेजते हो तो ज्यादा प्राइवेट फर्म्स के पास इतनी औकात नहीं कि वो इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर फर्म्स को खरीद लें। टाटा, अंबानी जैसे ही कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खरीद सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े फर्म्स है नहीं। हाँ, चाइना का कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आके खरीदने लगे तो बात अलग है, वो हम बेचना नहीं चाहते। तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास लिमिटेड फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिसोर्सेज है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर एक्विजिशन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन एक्विजिशन कौन सी कंपनी को करेगा ये आइडेंटिफाई करना और सेग्रीगेट करना जरूरी है। ये सही रहेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं
वो अपने फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिसोर्सेज को प्राइवेट फर्म्स जो सेल पे आ रहे हैं उनको खरीदने में लगाए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत मेजर स्केल पे काम करते हैं और इनके शेयर्स खरीदना मुश्किल है। अभी बीएचईएल के शेयर खरीदना आसान है क्या? और शेयर मतलब मैं एक दो शेयर 10 शेयर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, मैं स्टेक्स खरीदने की बात करता हूं। तो कल की डेट में मान लो बीएचईएल जैसी कंपनी अपने 5% शेयर बेचने पे आ जाए तो हजारों करोड़ में पहुंच जाएगी उसकी, आप कह सकते हो, वैल्यू। तो ये हजारों करोड़ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास नहीं रखें। उससे बेटर ये रहेगा कि बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट फर्म्स खुलती हैं, उनका बिजनेस आइडिया अच्छा होता है लेकिन किसी वजह से वो नहीं चल पाती। तो ऐसे केसेस में दूसरी प्रॉफिटेबल प्राइवेट फर्म्स उन छोटी मोटी प्राइवेट फर्म्स जो नहीं चल पाई उनको एक्वायर करे और उनको चलाने की कोशिश करे। तो ये छोटी छोटी प्राइवेट फर्म्स का भी जब रैपिड टर्न अराउंड होगा तब कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मोमेंटम आएगा। और जरूरी ये है कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये ब्राउन फील्ड के साथ ग्रीन फील्ड मोड में भी इन्वेस्टमेंट करें। ब्राउन फील्ड क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कोई कंपनी शुरू हुई, वो कंपनी बीच में चल नहीं पाई तो किसी दूसरी कंपनी ने आके खरीद लिया, तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक ऑलरेडी चल रही कंपनी में आपने स्टेक्स खरीदे। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कंपनी को स्क्रैच से आपने बनाया, बिल्कुल शुरुआत से आपने बताया। तो जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, उनको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। ठीक है। अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की हायर ग्रोथ रेट ट्रैजेक्टरी आ गई है, यहां पे इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाने की जरूरत है लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं। स्कार्स रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि सरकारी कंपनीज बहुत ही कम ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। एलआईसी जैसी कुछ कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है और उनके भी खून चूसे है सरकार कि वो बहुत सारे लोगों का एक्विजिशन कर ले। अब आप समझो, एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है, कल की डेट में एलआईसी, सीआईएल, एनटीपीसी, बीएचईएल जैसी कंपनी को खरीदने लगेगी तो क्या वैल्यू एडिशन कर पाएगी? अरे भाई, बीएचईएल, एलआईसी, सॉरी, बीएचईएल, एनटीपीसी तो भाई पावर सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज हैं। इन कंपनीज में स्टेक्स तो ऐसी कंपनी को खरीदने चाहिए ना जो इसी फील्ड में ऑपरेट करती हो। अभी एलआईसी जैसी कंपनी इनका शेयर खरीद कर पैसा सरकार को दे दे तो ये तो वही बात हो गई कि सरकार को जैसे तैसे करके पैसा कमाना है। कंपनी के काम करने का तरीका सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्लस यहाँ पे एक और फैसेट आता है, कभी कभी कोरोना के पैंडेमिक के समय में होता ये है कि बाहर के जो बायर्स होते हैं ना वो गिद्धों की तरह मंडराने लगते हैं। ये जो बाहर के फॉरेन बायर्स हैं, खासकर जो चाइना में बैठे हैं, उनको पता है कि इंडिया की कंपनीज में पोटेंशियल बहुत है, आगे आने वाले समय में ये इंडिया की कंपनीज बहुत बढ़ सकती है, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। तो होता यह है कि जब हमारा मार्केट नीचे जा रहा होता है और हमारी बीएचईएल और कोल इंडिया जैसी कंपनीज और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा रही होती हैं, तब ये चाइना के गिद्ध आते हैं और यहाँ पे आके स्टेक्स खरीद लेते हैं। जरूरी नहीं कि चाइना के ही हो, ये यूएस के भी हो सकते हैं। अभी फेसबुक ने जियो में 10% स्टेक्स खरीद लिए। फेसबुक का तो फायदा ही है ना, आगे आने वाले समय में इंडिया का मार्केट बढ़ेगा, इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट बढ़ेगा, तो फेसबुक को तो इंडिया के मार्केट में घुसना ही। फेसबुक ने कोई ग्रीन इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना की इंडिया के अंदर, उसने तो जियो के शेयर्स खरीद लिए। वो जियो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जिसके ऑलरेडी फोन नेटवर्क इंडिया में चल रहा है, जिसके ऑलरेडी एम्प्लॉयज है। अब या तो फेसबुक आके कोई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करता, वो हुआ नहीं है यहाँ पे। तो अगर हमको एक्चुअली में आत्मनिर्भर करना है तो इस आत्मनिर्भर के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फील्ड में आए, वो ज्यादा बेटर है। अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके हमारी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनियों में स्टेक खरीदने लगेगा तो कोई मतलब नहीं है। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए कि वो इंडिया में आए, नए एंटरप्राइजेस को सेटअप करे, नई नौकरियां बनाए, ना कि वो बिजनेसेस जो ऑलरेडी नौकरियां बना के बैठी है उनको खरीदने लगे। उसका कोई फिर मतलब ही नहीं रह गया। फिर अच्छा, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं, देखिए। और ये आपकी अलग अलग कंपनीज की, एक कैटेगरी कंपनी की ऐसी है जो बहुत लंबे समय से सिक है, जो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकती, जिसकी टेक्नोलॉजी, प्लांट, मशीनरी एकदम खराब हो चुकी है, उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजरेबल रिसोर्सेज बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो ये वो कंपनीज है जो बिल्कुल बर्बाद है, ये सही हो ही नहीं सकती। तो ऐसे कंपनीज को बेटर क्या है कि इनको बेच दिया जाए। ठीक है, लेकिन इनको सरकार बेच नहीं पाती है क्योंकि जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। तो सरकार, आप कह सकते हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बेसिस पे परेशान हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार अगर मान लो किसी बेकार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बंद भी करना चाहे तो उसके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो आके खड़े हो जाएंगे कि हमारी नौकरी ली जाएगी। अपोजिशन सरकार के कुछ लोग आके खड़े हो जाएंगे कि अरे देखिए ये तो गलत हो रहा है, सरकार अपनी मनमानी कर रही, तानाशाही कर रही है। तो सरकार कुछ अच्छा करे तो गरियाई जाएगी, बुरा करे तो गरियाई जाएगी। तो इस प्रकार की कंपनीज को तो देखो आपको बेचना ही पड़ेगा, जो सही हो ही नहीं सकती। इनकी मशीनरी को स्क्रैप में बेचा जा सकता है, इनके अंदर जो भी एसेट्स पड़े हैं उनको स्क्रैप में बेचो आप। और इस बेचने के लिए जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये मशीन, ये कंपनी काम करे, उस मिनिस्ट्री को नहीं, अलग से आप बॉडी बनाओ और उस बॉडी के अंदर इस पर्टिकुलर
कंपनी के सारे एसेट्स दे दो, फिर वो एसेट्स को अपने नीलाम कर देंगे और उसके बाद जो लैंड बचा हुआ होगा, लैंड तो एक ऐसी चीज है जिसका दाम लगातार बढ़ रहा है, इस लैंड को बाद में बेचा जा सकता है कुछ और पर्पसेस के लिए। तो ऐसी कंपनीज जो बियॉन्ड रिडम्पशन है, जो सही हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, जिनको सही करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे को बेचो, उनके एसेट्स को नीलाम करो, उसके पास जो जमीन है उसको बेच के जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है मिल जाए। कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जो फाइनेंशियली सिक हैं बट उनको टर्न अराउंड किया जा सकता है, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो वायबल है, उससे पैसा कमाया जा सकता है, उनके अंदर उम्मीद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो वहां पे मैनेजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि एयर इंडिया होगी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होगी, आईटीडीसी की होटल्स होगा। अभी एयर इंडिया मान लो कंपनी की बात कर लो, लॉसेस में चल रही है, लेकिन अगर एयर इंडिया में अगर आप कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैठाओ, सरकारी इंटरफेरेंस उसमें कम करो, ओवरऑल उसको डेप्ट फ्री करो, सरकार की तरफ से उसके पास पैसा रिलीज मत करो, तो इस प्रकार की चीजें अगर आप एयर इंडिया में करते हो तो कल की डेट में एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। क्योंकि इसी फील्ड में हमारे ही देश में इंडिगो जैसी एयरलाइंस, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस अगर प्रॉफिटेबल रह सकती हैं तो एयर इंडिया क्यों नहीं प्रॉफिटेबल रह सकती है? मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे मैनेजमेंट में है, एयरलाइन में या फिर एयरलाइन धंधे में कमी नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें बताई गई। एंड में हमको कुछ ब्रॉडर कंसीडरेशंस भी देखने पड़ेंगे, और ब्रॉडर कंसीडरेशन से पहले कुछ आउटराइट प्राइवेटाइजेशन के इंप्लीकेशंस है। आउटराइट प्राइवेटाइजेशन के क्या इंप्लीकेशंस है? वही सब मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनीज को बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स आके सस्ते में ना खरीद के लेके जा पाए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर वाले हमेशा नहीं खरीद सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले प्राइवेट सेक्टर की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खरीद लें, पब्लिक सेक्टर को एकदम से बेच देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए, अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन करते हो, इससे और भी कुछ इश्यूज उठेंगे। क्या इश्यूज उठेंगे? आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन के बेसिस पे जॉब लगती है। एक बार प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन के बाद लोगों को हायर फायर किया जा सकता है। अब जब लोगों की हायरिंग फायरिंग होगी और जो नया रिक्रूटमेंट होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, तो उसके चलते सोशल अनरेस्ट हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमारी नौकरी लगी थी, ठीक है ना, एज अ मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी मेरा इंटाइटलमेंट है इस जॉब को, मुझे कैसे निकाला जा रहा है। फिर जब वो प्राइवेटाइज हो जाएगी तो जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी उनमें कोई कोटा नहीं होगा, तो सोशल अनरेस्ट आएगा। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जब नोवेल कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट देने में सबसे ज्यादा किस सेक्टर ने मदद की? बैंकिंग सेक्टर ने। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हमारी सरकार के कंट्रोल में, हमारी जो मेजर बैंक्स है उसमें मेजर स्टेक होल्डर कौन है? सरकार। तो हमारी सरकार कहीं ना कहीं इन बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि भाई तुम प्रायोरिटी सेक्टर को पैसा दो, तुम पैंडेमिक के समय पे ईसीएलजीएस के अंदर पैसा दो, तुम नहीं पैसा दोगे तो हम तुम्हारा रीइंबर्समेंट करेंगे, तुम्हारा लॉस भरेंगे। अब सोचिए, अगर ये बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो जाता है तो क्या सरकार इस बैंकिंग सेक्टर को किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दे पाएगी, कोई इंस्ट्रक्शंस दे पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे पाएगी। तो कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जहां पे सरकार का कंट्रोल जरूरी है, ये भी बात यहां पे ऑथर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने यहां पे बोला कि इस पर्टिकुलर ऑथर ने, अजय शंकर साहब ने, बड़े ही प्रैक्टिकल यहां पे स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, एक्विजिशन अगर किया जा रहा है तो एक्विजिशन को प्रॉपर तरीके से करो। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आप कह सकते हो फाइनेंशियली अनवायबल हो रही हैं, उनका एक्विजिशन जरूरी है, उनका एक्विजिशन पहले जरूरी है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आपको सिर्फ इसलिए नहीं बेच देना कि सरकार को पैसा मिल जाए फिर सरकार डेवलपमेंटल स्कीम्स चलाए। बेचने की सबसे पहली शर्त यह होनी चाहिए कि आप जिसको बेच रहे हो, क्या वो कंपनी इस सरकारी कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बना सकती है, और उस प्रॉफिटेबल बनाने में सरकार का क्या सपोर्ट आएगा, कैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बनाना है, बैठाना है, इस प्रकार की चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। रिजर्वेशन वाला मुद्दा उठेगा कि जब आप पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेट में बदलोगे तो रिजर्वेशंस बंद हो जाएंगे, तो उससे कितना सोशल इंटरेस्ट आएगा। बैंकों को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, नहीं तो कल की डेट में कोरोना जैसा कोई पैंडेमिक आया तो हमारी भारत सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारे प्राइवेट बैंक होंगे, तो प्राइवेट बैंक को आप कैसे इंस्ट्रक्शंस इशू करोगे? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अगले आर्टिकल चलते हैं। The law of sedition is unconstitutional. An urgent review of Kedarnath judgment is necessary as sedition violates the basic right of speech and expression. देखिए, रिसेंटली विनोद दुआ का केस हुआ है 2021 में सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लॉ ऑफ सेडिशन है, जिसको केदारनाथ केस 1962 में कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, इसको अपहेल्ड किया है विनोद दुआ ने। तो 1962 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेक्शन 124A है, सेडिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और विनोद दुआ का जो केस आया 2021 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो 124A सेडिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, केदारनाथ जजमेंट सही है। अब 124A ऑफ द इनर पिनल कोड को यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं,
जिसने भी इस आर्टिकल ऑथर को जिस ऑथर ने भी इस आर्टिकल को लिखा है पीडीटी आचार्य जी ने, इनका यह मानना है कि सेडिशन बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज अ वायलेशन, इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले ये बता रहे हैं और उसके बेसिस पे अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, court read down the provision by holding that only writings or speeches which incite people to violence against the government will come within the mischief of sedition. So as per this judgment, unless speeches or writings tend to cause violence or disorder, there is no sedition. तो चाहे आप केदारनाथ जजमेंट की बात कर लो, चाहे विनोद दुआ जजमेंट की बात कर लो, दोनों में क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए, सेडिशन का चार्ज तभी लगाया जा सकता है जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पीपल सरकार के खिलाफ वायलेंस को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई स्पीच दे रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिससे वायलेंस और डिसऑर्डर फैल रहा है, ठीक है। और अगर वायलेंस और डिसऑर्डर फैलाना वाला वो कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो सेडिशन नहीं होगा। लेकिन अब सेक्शन 124 ए की जो लीगल वर्ड्स हैं उनको डेसिफर कर रहा है ऑथर यहां पे। सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड को जब ऑथर ने डेसिफर किया तो उसने बताया कि सेडिशन के 4 सोर्सेज हो सकते हैं। पहला स्पोकन वर्ड्स, दूसरा रिटन वर्ड्स, तीसरा साइंस, चौथा विजुअल इंटरप्रिटेशंस। इन 4 चीजों के बेसिस पे अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ वायलेंट बात बोली है जिससे पब्लिक सेफ्टी को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो सेडिशन के अंदर चार्ज किया जा सकता है। जस्ट क्या है इस ऑफेंस का, ध्यान से सुनिएगा इसको। ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू कंटेम्प्ट और हेट्रेड और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। मतलब कि आप सरकार के अगेंस्ट कंटेम्प्ट लाना चाहते हो, सरकार के अगेंस्ट हेट्रेड लाना चाहते हो, सरकार के अगेंस्ट लोगों को भड़का के डिसअफेक्शन और वायलेंस कंडक्ट करना चाहते हो, तो ये भाई हो जाएगा आपका सेडिशन। लेकिन अगर आप सेडिशन की बात करो तो 2-3 एक्सप्लेनेशंस दिए गए सेडिशन के। पहले एक्सप्लेनेशन में बोला गया कि जो डिसअफेक्शन है सरकार की तरफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिसलॉयल्टी, सरकार के प्रति एक नफरत और दुश्मनी की भावना को लेके आना। लेकिन दूसरा और तीसरा एक्सप्लेनेशन सेडिशन का क्या बोलता है, वन कैन कमेंट ऑन द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट और अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इनटू कंटेम्प्ट और हेट्रेड और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। मतलब कि इसी सेडिशन के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, डेसिफर करते वक्त केदारनाथ जजमेंट में भी, विनोद दुआ में भी, कि देखो आप चाहो तो सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज करते वक्त आपको एक बात इंश्योर करनी है कि आप सरकार के प्रति डिसअफेक्शन लेके नहीं आ रहे हो, डिसलॉयल्टी लेके नहीं आ रहे हो। अब समझिए बात को, आप सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्रिटिसाइज करते वक्त सरकार के प्रति डिसअफेक्शन लेके नहीं आना। तो ये कैसे होगा, ये तभी हो सकता है जब आप सरकार को क्रिटिसाइज करो, एट द सेम टाइम उस सरकार को आप अच्छा बोलो। जैसे कि यहां पे इलस्ट्रेशन दे रखा है ऑथर ने। मान लीजिए सरकार की जो वैक्सीन पॉलिसी गलत है और किसी ने सरकार की वैक्सीन पॉलिसी के अगेंस्ट बात की, तो उसने बोला कि सरकार की वैक्सीन पॉलिसी गलत है बट सरकार बहुत अच्छी है। आप समझिए, सरकार की वैक्सीन पॉलिसी गलत है तो आप सरकार की किसी स्कीम की बुराई कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम ये बात को जस्टिफाई करने के लिए आप सरकार के प्रति डिसअफेक्शन मत लाओ, आप बोल लो कि सरकार बहुत अच्छी है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना, कि आप एक समय पे सरकार को बोल रहे हो कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी गलत है, एट द सेम टाइम ये बोल रहे हो कि सरकार अच्छी है। तो सेक्शन 124 में यही लिखा हुआ है, पीडीटी आचार्य जी बोल रहे हैं, पीडीटी आचार्य जी बोल रहे हैं कि सेडिशन में ये लिखा हुआ है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम सरकार के प्रति डिसअफेक्शन नहीं लाओगे। तो डिसअफेक्शन नहीं लाने के लिए आप क्या करोगे, आप सरकार को अच्छा बोलोगे। तो काम गड़बड़ हो गया ना, फिर क्या बात कर सेडिशन। जब आप सरकार को ओपनली खुल के क्रिटिसाइज कर ही नहीं पा रहे हो, क्रिटिसाइज करने के साथ साथ आपको उसको अच्छा भी बोलना पड़ रहा है, तो काम गड़बड़ है। फिर तो क्या ही मतलब हो गया सेडिशन 124 का, ऐसा पीडीटी आचार्य जी का बोलना है। और यही वजह है कि केदारनाथ जजमेंट 1962 का आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिस समय पे यह बोला गया कि सेडिशन केवल तब चार्ज लगाया जाएगा जब वायलेंस होगा, डिसऑर्डर होगा। उसके बाद भी सरकार ने इतने सालों में बहुत सारे अलग अलग एज के सिटीजन्स को उठा के जेल में बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इसमें लक्षद्वीप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब इसकी रूट कॉज क्या है? इसकी रूट कॉज पीडीटी आचार्य ये बता रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास 1962 में ये केदारनाथ जजमेंट पहुंचा था, उस समय पे ही उनको इस सेडिशन लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज करना है, और सरकार इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी यूज कर रही है, ऐसा पीडीटी आचार्य बोल रहे हैं। फिर यहां पे पीडीटी आचार्य क्या बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से जस्टिफाइड था अगर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन मान के नल एंड वॉइड बोल देते।
आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब इंडिया में लोगों को बोलने की आजादी है, और आप लोगों की बोलने की आजादी को ही वायलेट कर रहे हो। आप सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ढंग से क्रिटिसाइज करो ना। क्रिटिसाइज करने के साथ साथ तुमको डिसअफेक्शन ना दिखाने के लिए सरकार को अच्छा बोलना पड़ जाए तो काहे का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? पॉइंट समझ गए? तो इस बेसिस पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वॉयलेशन है सेक्शन 124 ए, ऐसा पीडीटी आचार्य जी साफ साफ बोल रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स का सेडिशन के ऊपर क्या बोलना था। आपको पता है जो सेडिशन लॉ ये 1870 में आया था, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा संविधान बन रहा होगा तो उस समय पे अंबेडकर साहब और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इसके ऊपर बातचीत की थी, और की भी थी। जब फंडामेंटल आर्टिकल्स ड्राफ्ट हो रहे थे ना दोस्तों, तो आर्टिकल 19(1) के लिए आर्टिकल 19(2) में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। तो शुरुआत में जब ड्राफ्ट आर्टिकल हुआ, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, तो उसमें सेडिशन को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो भी एक्सेप्शंस आएंगे वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखे हुए। इन एक्सेप्शंस में पहले सेडिशन लिखा हुआ था, लेकिन फाइनली जब आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में सेडिशन को एक्सेप्शन की कैटेगरी से हटा दिया गया। मतलब कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनको पता था कि सेडिशन को हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जोड़ सकते हैं, बट तब भी उन्होंने नहीं जोड़ा। इसका मतलब हमारे आर्टिकल के जो निर्माता थे वो इस बात को समझते थे कि सेडिशन के लॉ को बहुत गलत प्रकार से इंडिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मत जोड़ो, और उन्होंने नहीं जोड़ा। उसके बावजूद भी केदारनाथ जजमेंट 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस प्रकार की रूलिंग दी है जिससे इनफॉर्मली ये सेडिशन का लॉ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में पहुंच गया है एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और सरकार इसको इस्तेमाल कर रही खुलेआम गलत तरीके से। ये जो मैंने पिछले 1 मिनट में स्टेटमेंट बोला है ना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके सुनो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे बोला आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे संविधान के निर्माता जब हमारा संविधान बना रहे थे, तो जब ड्राफ्ट संविधान आया था तो उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब फंडामेंटल राइट्स कहां कहां अप्लाई नहीं हो सकते, तो उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में सेडिशन लॉ को जोड़ा गया था। लेकिन जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में से सेडिशन हटा दिया गया। मतलब अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में सेडिशन नहीं है, मतलब सेडिशन गलत है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी समझते थे। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात को समझते थे कि सेडिशन गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी केदारनाथ जजमेंट में ये समझना चाहिए था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाहिए था, बट उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला। उन्होंने सेडिशन को कुछ इस प्रकार से डेसिफर किया कि वो इनफॉर्मली आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में पहुंच गया, ठीक है, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए। इनफॉर्मली मतलब लिखा नहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ जजमेंट में सेडिशन लॉ को कुछ इस प्रकार से डेसिफर किया है कि वो ओवरऑल आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इनफॉर्मली कंसीडर किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी यहां पे सही नहीं है। ओके, आर्टिकल 1870 के सेडिशन लॉ की अगर आप बात करो तो इसको ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई थी। और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट क्यों लेके आएगी, ये बहुत ऑब्वियस है। उस समय पे जितनी भी इंडियन वॉइसेस सरकार के अगेंस्ट उठ रही थी उनको दबाना था। जो जेम्स स्टीफन था, जो ये सेडिशन बिल लेके आया था 1870 में, उसने साफ साफ बोला था कि केवल आप क्रिटिकल कमेंट्स दो अथॉरिटीज के अगेंस्ट, वही सेडिशन नहीं है। अगर आप अंदर से ये सोचते भी हो कि ये जो पर्टिकुलर पीनल लॉ है और ये जो अंग्रेजी सरकार गलत है, तो अगर आपको लगता भी है कि आप गलत है तो भी आपको सेडिशन के लिए चार्ज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि 1870 का सेडिशन लॉ ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर पुलिस वाले को लग रहा है कि आपने जो बोला है वो सेडिशन है, तो आप सेडिशन के लिए चार्ज कर लिए जाओगे। अब ये बड़ी डेंजरस चीज है। इससे पुलिस वालों के हाथ में और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके हाथ में बहुत ही ब्लंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकत जाती है, जो जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अंग्रेजों के राज के समय पे भी कई ऐसे केसेस आए हैं, जैसे कि बंगोबासी केस आया 1891 का, बाल गंगाधर तिलक केस आया है 1897 1908 का, महात्मा गांधी जी का केस आया था 1922 का, जिसमें उस समय की जो हाई कोर्ट थी, जब इंडिया आजाद भी नहीं था, और एक बार ये जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल भी मिली थी, जिसने भी ये बोला था कि जब वायलेंस और रेबिलियन का इंसाइटमेंट हो तो जरूरी नहीं इसको सेक्शन 124 ए के अंदर इंक्लूड किया जाए, बट फिर भी इसको 124 ए के अंदर इंक्लूड किया गया है। मतलब जब हम आजाद नहीं थे तब भी हाई कोर्ट ने और तब भी जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल ने एक दो बार ये बोला है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस को 124 ए आईपीसी के अंदर नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन तब भी जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज इंडियन वॉइसेस को दबाना चाहती थी।
तो ये यहाँ पे पीडीटी आचार्य जी की आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है। आई होप आपको उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग समझ में आ गई है, और वो कौन से बेसिस पे आर्टिकल 124 है को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया हो। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके इन कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं ये पता कर पाऊंगा कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। अब आपसे एक सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी रिसर्च करके ऑनलाइन ढूंढ के ये बताओ कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं। कम से कम 4 से 5 ऐसे जजमेंट्स बताओ जहां पे सेडिशन के बारे में बात की। चलो 4 से 5 नहीं, 2-3 भी मिल जाए तो बता दो। एक तो केदारनाथ जजमेंट आपने देख लिया, एक विनोद दुआ जजमेंट आपने देख लिया, इसके अलावा 2 और जजमेंट भी आप बता सको जहां पे सेडिशन लॉ के अगेंस्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने कुछ बोला है, तो भी मैं आप बोलूंगा कि आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की। तो नीचे बताइए मुझे। हाँ, ये मत बताने लगना कि अभी केरला हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना को छोड़ दिया है तो वो भी सेडिशन लॉ के, मतलब वो नहीं। कोई ऐसे 2 यूनिक केसेस जिनके बारे में हमने अब तक बात नहीं की है जहां पे जुडिशरी ने कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ को पुश बैक किया। ये आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आपके रिवीजन के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स। गवर्नमेंट शुड रिक्वायर ट्विटर टू फॉलो रूल्स बट नॉट बी विंडिकेटिव फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखिए, हमारी सरकार ने आईटी रूल्स बनाए और इन आईटी रूल्स को हमारी ट्विटर जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। अभी ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर इन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आईटी रूल्स इंप्लीमेंट करना चाहिए, ना कि उल्टी सीधी तरीके से आप चिल्लाने लगो ट्विटर के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमारे आईटी मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये जो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने अपनी ट्वीट्स के थ्रू बहुत सारा आप कह सकते हो भला बुरा कहा है ट्विटर को, ये गलत है। असल में ऐसा बोला गया है कि रविशंकर प्रसाद साहब ने ये बोला कि ये जो ट्विटर ने उनके अकाउंट को ब्लॉक किया बिना किसी नोटिस किए, आईटी एक्ट रूल के अगेंस्ट है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो ब्लॉकिंग हुई थी, ठीक है ना, ट्विटर के द्वारा, ये हुई थी बिकॉज ऑफ नोटिस रिसीव्ड अंडर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये जो डीएमसीए इंटरनेशनल एक्ट है, ये यूएस का फेडरल लॉ है। इसके लिए जो वायलेशंस थे, उस वायलेशन के चलते यहाँ पे ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। क्यों? ये एक्चुअली में फाइल किसने की थी? अपील इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री, यूके बेस्ड इंडस्ट्री है। कोई ए आर रहमान का सॉन्ग था माँ तुझे सलाम, उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे डीएमसीए नोटिस पड़ा ट्विटर अकाउंट पे, किसके? रविशंकर प्रसाद जी के, और इनका ट्विटर अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद से रविशंकर प्रसाद जी ने कस के गरियाना शुरू किया, किसको? ट्विटर को। अब यहाँ पे जो कांग्रेस लीडर है शशि थरूर, ये चेयरमैन भी हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने प्रसाद साहब को जवाब दिया कि देखिए, इस प्रकार का जो रिस्पांस है टू अ डीएमसीए नोटिस, ये पहले भी देखा जा चुका है। मतलब ये जो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से डीएमसीए के प्रति जब रिस्पांस करते हैं तो कभी कभी फूलिश रिस्पांस हो जाता है। एक्चुअली में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये मल्टी डोमेन में काम करते हैं, और जब ये मल्टी डोमेन में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है जिसने ये रिक्वेस्ट फाइल की, वो यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। डीएमसीए लॉ यूएसए का है, और इंडिया में आपने मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मिनिस्टर तो खैर एक इंडिविजुअल सिटीजन ही पहुंचे तो, लेकिन आपने आईटी रूल्स इंडिया के वायलेट कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। इंडिया के आईटी रूल्स को फॉलो करना इंडिया के अंदर जरूरी है। भले ही ट्विटर मल्टीपल जुरिडिक्शन में काम करती है, उसके बावजूद भी जिस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में ट्विटर काम कर रही है वहां के लॉ के हिसाब से चलना चाहिए था। तो भले ही डीएमसीए का नोटिस आया था अंडर अ यूएस लॉ, इस चीज को ब्लॉक करने से पहले, रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले, रविशंकर प्रसाद को एक नोटिस इशू करने की जरूरत थी अंडर आईटी रूल्स, जो कि यहाँ पे ट्विटर ने नहीं किया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ट्विटर को गरिया रही है, रविशंकर प्रसाद ट्विटर को गरिया रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरी ये है कि सरकार नियम के बेसिस पे ट्विटर को नोटिस भेजे, नियम के बेसिस पे ट्विटर को सजा दे, ना कि यहाँ पे सरकार और उनके मिनिस्टर्स ट्विटर से लड़ने लगे। क्योंकि जब आप ट्विटर से लड़ने लगोगे तब आप इनएफिशिएंट और कैंटाकरस नजर आओगे। ठीक है, डेफिनेटली यहां पे ट्विटर की कुछ ना कुछ गलती है। ट्विटर को बहुत तरफ से अटैक्स पड़ रहे हैं। ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अपलोड होता है और उस प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को हटाने में इनको समय लग जाता है। ट्विटर ने आईटी रूल्स की अभी तक बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को माना नहीं है, जैसे कि उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट होना था, जिसको अपॉइंट करने में उन्होंने लेट लगी है। जो भी प्रॉब्लमेटिक कंटेंट उनके यहाँ पे अपलोड होता है उसको टेक डाउन करने में उनको समय लग जाता है, और इस प्रकार से वो किसी के भी अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर नोटिस, जो कि क्लियर कट आईटी रूल्स का वायलेशन है। तो आर्टिकल का ऑथर यही बोल रहा है कि सरकार के नॉर्म्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो नोटिस ट्विटर को सर्व होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईटी रूल्स। अगर सरकार सीधे सीधे बोलने लगेगी ट्विटर को या उससे लड़ने लगेगी तो उससे होगा क्या? इससे मतलब ये निकलेगा कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है और जो ट्विटर है उसके बीच में चीजें अच्छी तरीके से नहीं चल रही हैं, और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी डिक्टेटोरियल नजर आएगी, जो कि नजर आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स का वायलेशन किया है
तो उसको रूल्स के हिसाब से सजा दी जा सकती है, और सजा अच्छी खासी इनफ होगी, ट्विटर को उसी से अकल आ जाएगी, दिमाग ठीक हो जाएंगे। अलग तरीके से कैंटाकरस वे से चिल्ला के, ठीक है, करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया। तो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।